हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बी स्मार्टी में। आप सभी ने या हम सभी ने अपने लाइफ में कभी न कभी कुछ न कुछ तो ज़रूर खोया होगा, लेकिन क्या हम वहाँ पे बैठे रहते हैं? क्या हम उसकी याद में खोए रहते हैं? नहीं, हम क्या करते हैं, उस चीज़ से ओवरकम कर जाते हैं, हम उससे बाहर निकल जाते हैं। तो आज हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द बॉल पोम। और ये सिर्फ एक पोम नहीं है, बल्कि ये आपको कुछ सिखाने वाला है और इसको लिखा गया है जॉन बेरीमन के द्वारा और इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अबाउट द पोएट। ये जो आपको शख्स दिख रहे हैं, इनका नाम है जॉन बेरीमन, ठीक है। और अगर मैं जॉन बेरीमन की बात करूं तो ये एक अमेरिकन पोएट थे, साथ साथ में एक बहुत ही विद्वान इंसान भी थे, इसलिए इनको स्कॉलर भी कहा गया है। और ये अमेरिका के मेजर फिगर्स में से एक आते हैं 20th सेंचुरी के। और इनको क्या बोला जाता है, इज कॉन्सिडर्ड अ की फिगर इन द कन्फेशनल स्कूल ऑफ पोएट्री। अब बेटा आप सोच रहे होगे कि ये कन्फेशनल का मतलब क्या होता है। यानी जब भी कोई इंसान पोइट्री में ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करता हो जो जनरली बाकी लोग नहीं करते या फिर करने से उनको मना किया जाता है, तो ऐसे पोइट्री को हम लोग कन्फेशनल पोइट्री बोलते हैं, ठीक है। जिसमें वो अपने फीलिंग्स, अपने थॉट्स के बारे में बता रहे हैं और वो भी ऐसे टॉपिक्स को टच कर रहे हैं जो जनरली टच नहीं किया जाता। हिज बेस्ट नॉन वर्क इज़ द ड्रीम सॉन्ग। उनका सबसे बेस्ट वर्क था द ड्रीम सॉन्ग, और जिसके वजह से उन्हें पुलिट्जर प्राइज़ और नेशनल बुक अवार्ड भी मिला था। और इस ड्रीम सॉन्ग्स में उन्होंने टोटल 385 पोम्स को पब्लिश किया था। तो आओ हम लोग उनका जो पोम है द बॉल पोम, उसको देखते हैं। तो यहाँ पे जो पहला स्टैंजा है वो क्या कहता है, व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, what is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water. तो इसका मतलब देखो, यहाँ पे एक डिफिकल्ट वर्ड है, दैट इज मेरेली। और मेरेली का मतलब होता है हैप्पीली, यानी खुशी खुशी। तो यहाँ पे हमारे पोएट कहते हैं कि अब वो लड़का क्या करेगा जिसने अपना बॉल खो दिया है। क्या करेगा वो आखिर? मैंने देखा कि वो बॉल धीरे धीरे कूदते कूदते खुशी खुशी पानी के अंदर चली गई। तो यहाँ पे पोएट क्या बोलते हैं कि मैं एक लड़के को खेलता हुआ देख रहा था, लेकिन किसी कारण से उसके हाथ से वो बॉल छूट गई और छूटने के बाद वो बॉल जंप करते करते वाटर में जाकर गिर गई। तो अब वो लड़का क्या करेगा? नेक्स्ट स्टैंजा हमारा कहता है कि नो यूज टू से oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. So there are some difficult words जैसे कि ultimate और rigid। तो ultimate का मतलब होता है फाइनल और rigid का मतलब होता है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये कहने से कोई फ़ायदा नहीं है कि अरे दूसरे बॉल्स भी तो है ना, क्यों रो रहे हो तुम उसके पीछे। एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, इसका मतलब उसके अंदर से एक बहुत बड़ा दुख जो है वो उसको आके पकड़ लेता है और वो एकदम ना रिजिड हो जाता है और बस कांप रहा होता है और उसी जगह को देख रहा होता है जहाँ पे उसका बॉल चला गया। और उसे ऐसा लगता है कि मानो उसके सारे यंग डेज उस हार्बर में चले गए हो। और ऐसा यहाँ पे पोएट इसीलिए कहते हैं कि आपने भी ये चीज़ कई बार नोटिस किया होगा कि आपके पास आपका बहुत ही प्यारा सा कोई चीज़ हो। फॉर एग्जांपल मान लो आपका मोबाइल फ़ोन हो, ठीक है। आपका मोबाइल फ़ोन, मान लो उस मोबाइल फ़ोन को पाने के लिए आपने ना जाने कितनी मेहनत करी होगी, ना जाने अपने पेरेंट्स से कितना लड़ाई किया होगा, कितना ज़िद किया होगा उस मोबाइल को पाने के लिए, ठीक है। तो वो सारी जो मेमोरीज़ हैं वो उस मोबाइल फ़ोन से एसोसिएट हो गई। अब किसी तरीके से अगर अचानक से वो मोबाइल फ़ोन आपके पास से खो जाए तो कहीं ना कहीं हमें अंदर से एक धक्का सा लगता है। तो यहाँ पे उस लड़के को भी वही धक्का लगता है, वो खड़ा हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता उसके कि वो क्या करे। ऐसे ही जब आप कोई इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो और वो अचानक से आपके पास से अगर चला जाए तो डेफिनेटली यही वाली आपको फीलिंग आती है। कभी आपने देखा होगा कि अगर आपके बहुत ही प्यारे पर्सन हो, आपके दादाजी हो, नाना जी हो, कोई भी ऐसे इंसान हो जिनकी जब अचानक डेथ हुई हो ना, तो ऐसा आपको लगा होगा कि जो भी चीज़ें अभी तक चल रही थी लाइफ में वो सारी चीज़ें एकदम फ्लैशबैक होने लगी।
आप एकदम से पुरानी चीज़ों को याद करने लगते हो। तो यहाँ पे उस लड़के के साथ भी वही होता है, वो अपने पुराने दिनों को याद करता है और उसे ऐसा लगता है कि उसके सारे यंग डेज जो है, जिसकी वजह से वो इतना मेहनत कर रहा था, या जो भी चीज़ उससे एसोसिएट होगा, वो सब के सब कहाँ चले गए? पानी में चले गए। थर्ड स्टैंजा हमारा है कि आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस, नाउ he senses his first responsibility in a world of possessions. People will take balls, balls will be lost always, little boy. तो यहाँ पे कुछ वर्ड है, जैसे कि एक वर्ड है इंट्रूड। इंट्रूड का मतलब होता है कहीं भी किसी भी जगह पर बिना परमिशन के घुस जाना, यानी जो चोर चक्के होते हैं उसको हम एक तरह से इंट्रूडर कह सकते हैं। तो पोइट हमारे कह रहे हैं कि नहीं, मैं उसे इंट्रूड नहीं करूँगा, मैं उसकी फीलिंग्स में घुसपैठ नहीं करूँगा, मैं उसे कुछ भी बताऊँगा नहीं। क्यों? क्योंकि एक डाइम जो होता है, वन डाइम जो होता है, वन डाइम इज इक्वल टू 10 सेंट्स होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। वन डाइम इज इक्वल टू 10 सेंट्स। तो एक डाइम, दूसरे बॉल का प्राइस कितना होगा? एक डाइम होगा, एक डाइम से ज़्यादा थोड़ी होगा। लेकिन ये वर्थलेस है, कोई फ़ायदा नहीं है इसका। अब वो लड़का जो है वो अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी सीख रहा है। कहाँ पर? इन द वर्ल्ड ऑफ पोजीशन। तो यहाँ पे पोजीशन वर्ड क्यों किया गया है कि हर एक इंसान किसी न किसी चीज़ को पजेस करता है। जैसे अगर मैं अपने लैपटॉप की बात करूँ तो मैं क्या कहूँगा कि ये लैपटॉप मेरा है। आपके पास आपका मोबाइल फ़ोन है तो आप क्या कहोगे? मोबाइल मेरा है। तो ये जो वर्ड है मेरा, हमारा, तुम्हारा, ये सारे वर्ड्स क्या शो करते हैं? पोजीशन शो करते हैं। तो यहाँ पे ये पोएट हमारे यही तो कह रहे हैं कि इस पोजीशन की दुनिया में, यानी हर एक इंसान कोई ना कोई चीज़ को यही कहता है कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है। इस दुनिया में ये बच्चा अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी सीख रहा है कि किस तरीके से अपने चीज़ को संभाल के रखना चाहिए, और अगर वो खो जाए तो हमें वहाँ पे बैठ के नहीं रहना चाहिए। पीपल विल टेक बॉल, लोग बॉल खरीदेंगे और वो बॉल फिर से खो जाएगा। दैट मीन्स कि मान लो आप कोई महंगी चीज़ खरीदते हो, ठीक है, तो वो जो चीज़ है वो हमेशा आपके साथ नहीं रहने वाला। अब कोई भी चीज़ को उठा के देख लो, कोई भी चीज़ हमेशा हमारे साथ नहीं रहने वाली है, ठीक है। तो अगर हम वो चीज़ वापस से खरीदेंगे तो डेफिनेटली वो वापस से ख़राब हो जाएगा, ये वापस से खो जाएगा। तो हमारे पोएट इस बच्चे को यही सिखाना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे थॉट्स में घुसपैठ नहीं करूँगा। मैं चाहूँ तो तुम्हें एक दूसरा बॉल खरीद के दे सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम इस वर्ल्ड ऑफ पोजीशन में, यानी इस पोजीशन की दुनिया में, तुम अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखो कि किस तरीके से तुम्हें उस बॉल को संभाल के रखना चाहिए था, किस तरीके से अगर वो बॉल खो जाए तो वहाँ पे बैठे नहीं रहना। लास्ट स्टैंजा हमारा कहता है कि एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल, ही इज लर्निंग well behind his disparate eyes the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must know one day, know and must know many days, how to stand up। तो यहाँ पे भी कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, जैसे कि desperate और epistemology। डेस्परेट का मतलब होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा आपके अंदर कोई डिज़ायर्स उत्पन्न होते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं डेस्परेट। और एपिस्टेमोलॉजी का मतलब क्या होता है कि इट इज़ द थियोरी ऑफ नॉलेज, यानी जब आप कोई चीज़ सीखते हो तो उसको हम बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी। एंड इट इज़ कंसर्न विद द माइंड्स रिलेशन टू रियलिटी, यानी माइंड जो है वो रियलिटी से रिलेट करता है, जो हो गया सो हो गया। तो जब आप ये सारी चीज़ें सीखते हो तो उसको हम कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी। तो यहाँ पे हमारे पोएट क्या कह रहे हैं कि कोई भी तुम्हें वो बॉल वापस ला के नहीं दे सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अच्छा एक और यहाँ पे वर्ड बोला गया है, लाइन मनी इज एक्सटर्नल। अब देखो इस चीज़ को थोड़ा गौर से समझना। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने थोड़ा देर पहले आपके सामने एक मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल रखा था कि मान लो आपके पास एक मोबाइल फ़ोन हो और उस मोबाइल फ़ोन को ख़रीदने के लिए ना जाने आपने कितने मेहनत करी होगी, या फिर ना जाने आपने अपने पेरेंट्स से कितना डांट सुना होगा, आपने कितनी ज़िद करी होगी, तो उस मोबाइल फ़ोन के साथ आपके पास कोई ना कोई एक मेमोरी एसोसिएट हो गई होगी। ठीक है, मान लो उस मोबाइल फ़ोन का प्राइस 10,000 ही क्यों ना हो। तो जब ये मोबाइल फ़ोन खोएगा ना, तो आपका ऐसा लगेगा कि वो जितनी भी यादें हैं ना, वो सारी की सारी उस मोबाइल फ़ोन के साथ चली गई। आप 10,000 के अंदर कोई दूसरा मोबाइल फ़ोन भी खरीद सकते हो, लेकिन जो यादें आपके उस मोबाइल फ़ोन के साथ जुड़ी हुई थी, एसोसिएटेड थी, क्या वो यादों को आप वापस से खरीद सकते हो?
नहीं ना। एक इंसान के साथ आपका बहुत लगाव है, उस इंसान के साथ आपकी कुछ मेमोरीज क्रिएट हुई है। अगर वो इंसान चला जाए, उसकी जगह पे कोई दूसरा इंसान आ जाए, तो क्या आप वापस से उन यादों को जनरेट कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। इसीलिए यहाँ पे एक वर्ड लाइन यूज हुआ है, मनी इज एक्सटर्नल। बेटा इस लाइन को ध्यान से समझना, ये एग्जाम में पूछा जाता है। मनी इज एक्सटर्नल का मतलब हो गया कि पैसे से हम सिर्फ बाहरी चीज़ों को खरीद सकते हैं। यानी हमारी इस दुनिया में जो मेटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, उन मेटेरियलिस्टिक थिंग्स को हम पैसे से खरीद सकते हैं, लेकिन उन मेटेरियलिस्टिक थिंग्स के साथ जो हमारी यादें हैं, हमारी मेमोरीज हैं, हमारी फीलिंग्स एसोसिएट हैं, उन फीलिंग्स को हम वापस नहीं ला सकते। इसीलिए ये लाइन यहाँ पे लिखा गया। अब ये लड़का जो है वो अपने डिस्परेट आईज से ये सीख रहा है कि किस तरीके से मुझे खड़े होना है, किस तरीके से मुझे अपने प्रॉब्लम से कोप अप करना है, इससे डील करना है। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट नो वन डे। और हमारे पोइट यही कहते हैं कि हर एक इंसान को कभी ना कभी अपने लाइफ में इस चीज़ को सीखना ही पड़ेगा कि किस तरीके से अगर हमारे पास से कोई चीज़ खो जाए तो हमें बैठे नहीं रहना, हमें उदास नहीं रहना, हमें खड़े होना है और हमें आगे बढ़ना है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। और कई ऐसे लोग हैं जिनको ये ऑलरेडी पता है कि ये होने ही वाला है, कि किस तरीके से हम खड़े हुए उठें। ठीक है, तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ शुरू से, ताकि आपको ये रिवीजन हो जाए कि अब वो लड़का क्या करेगा जिसने अपना बॉल खो दिया है। क्या करेगा वो? मैंने देखा कि वो बॉल खुशी खुशी बाउंस करते करते स्ट्रीट के नीचे से होते हुए वो वाटर में चली जाती है। ऐसा कहने से कोई भी फ़ायदा नहीं है कि अरे दूसरे बॉल भी तो है ना, और उसके अंदर एक बहुत बड़ा सा धक्का लगता है और एक अल्टीमेट सा ग्रीफ उसको चारों ओर से आकर पकड़ लेता है। वो एक जगह पर रिजिड हो जाता है, खड़ा हो जाता है और सिर्फ उस बॉल की ओर देखता रहता है और कुछ भी नहीं करता। ऐसा लगता है कि मानो उसके जितने भी यंग डेज हो, जितनी भी उसकी मेमोरीज हो, वो सारी की सारी उस वाटर के अंदर समा गई हो। दूसरा यहाँ पे थर्ड स्टैंजा में पोइट हमारे कहे हैं कि मैं उसके थॉट में इंक्लूड नहीं करूँगा। एक बॉल का प्राइस कितना होगा? 1 डाइम होगा, 10 सेंट्स होगा, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा। लेकिन अगर मैं उसे लेकर देता हूँ तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर वो बच्चा जो है वो अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं सीखेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ एक पेरेंट्स, ठीक है, अगर उसके बच्चे ने एक मोबाइल फ़ोन खो दिया हो और वापस से उसके पेरेंट्स ने उसको दूसरा मोबाइल फ़ोन ला दिया हो, तो वो बच्चा कभी भी उस मोबाइल फ़ोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं सीखेगा, कभी उसकी वैल्यू नहीं सीखेगा। अगर एक इंसान आपकी लाइफ से जाता है, दूसरा उसी जगह पर आता है, फिर दूसरा जाता है तो तीसरा आ जाता है, तो कभी आप इंसान की वैल्यू करना नहीं सीखोगे। ठीक है, तो वहाँ पे पॉइंट बोल रहे हैं कि इस वर्ल्ड ऑफ पोजेशन में ये बच्चा अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखता है और यही मैं चाहता हूँ कि वो करे। लोग क्या करेंगे? बॉल्स फिर से खरीद के देंगे और ये बॉल्स जो है वो वापस से खो जाएंगे और कोई भी बॉल जो है वो वापस नहीं ला सकता। यहाँ पे बॉल्स का मतलब हो गया बेटा अपनी यंग डेज, यानी हर एक इंसान धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, ग्रो हो रहा है, तो उसकी कुछ पास्ट की मेमोरीज बन रही है, कुछ चाइल्डहुड डेज बन रही है। ठीक है, तो वो चाइल्डहुड डेज जो है, वो मेमोरी जो है, वो कोई भी वापस नहीं ला सकता। जो आपका बचपना चला गया हो, आप एक बार मैच्योर हो गए हो, आपकी जो इनोसेंस एक बार जा चुकी है, वो वापस नहीं आ सकती। मनी जो है वो एक्सटर्नल है, यानी हम मनी से सिर्फ बाहरी चीज़ों को खरीद सकते हैं, मेटेरियलिस्टिक थिंग्स को खरीद सकते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड जो यादें हैं, मेमोरीज हैं, उनको हम खरीद नहीं सकते। अब ये बच्चा क्या कर रहा है? अपने डेस्परेट आइज से ये सीख रहा है कि किस तरीके से कोई चीज़ अगर खो जाए तो कैसे हमें उससे कोप अप करना है, कैसे हमें उससे बाहर निकलना है। हर एक इंसान को एक न एक दिन ये जानना ही पड़ेगा और बहुत सारे इंसान ये जानते हैं कि कई बार लाइफ में ऐसे दिन आएंगे जिसमें उनके पास से कोई चीज़ खो जाएगी और उनको खड़े होना है, बैठे नहीं रहना है। नेक्स्ट आओ हम लोग देखते हैं कि हमारे सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम क्या है कि दैट एवरी पर्सन ट्राइज टू पजेस थिंग। हर एक इंसान कोई ना कोई चीज़ को पजेस करने का प्रयास करता है। He feels as if the things were which he possesses will always remain with him। और वो ये सोचता है कि जो भी चीज़ उसके पास है वो हमेशा उसके पास ही रहेगी, कभी वो खोएगी नहीं। However, लेकिन he has to lose them one day and bear the pain of their loss। उस इंसान को कभी ना कभी उन सभी चीज़ों को एक न एक दिन तो खो ही देना पड़ेगा और उससे जो पेन होने वाला है उसको उसे सहन भी करना पड़ेगा। A person gets attached to his possessions and thus when he loses them he feels depressed and sorrowful। हर एक इंसान या फिर बोलो तो एक इंसान क्या करता है? किसी न किसी अपने पोजेशन से, पोजेशन का मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, उससे वो अटैच हो जाता है और जब वो उसको खोता है
तो कहीं ना कहीं वो डिप्रेस्ड हो जाता है, वो सॉरोफुल हो जाता है। द पोएट सेज दैट वी हैव टू एक्सेप्ट दिस हार्श रियलिटी एंड ऑल्सो ट्राई टू मूव ऑन बिकॉज इट इज़ यूजलेस टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। हमारे पोएट ये कहना चाहते हैं कि हमें इस हार्श रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि हम मूव ऑन कर जाएं। कई बार ऐसा होता है कि हम कर नहीं पाते, लेकिन वहाँ पे बैठे रहने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, हमें मूव ऑन कर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हो गया उस पर रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। वी कैन नॉट ब्रिंग बैक द थिंग्स विच वी लूज। ठीक है, हम उन सभी चीज़ों को वापस नहीं ला सकते जिसको हम खो देते हैं। सो वी शुड ऑलवेज मूव ऑन, इसीलिए हमें मूव ऑन कर जाना चाहिए। एक और सेंट्रल आइडिया जो मैं आपको देना चाहता हूँ, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज द सेंस ऑफ लॉस इन लाइफ। किस तरीके से हमारे लाइफ में हम चीज़ों को खो देते हैं, ये पोएम हमें यही बताती है। लॉस इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। और हमेशा एक चीज़ याद रखो कि आप आज आपके पास जो है वो कल आपके पास नहीं रहेगा, चाहे वो आपका कितना भी प्यारा क्यों ना हो। द सूनर मैन लर्न्स टू टॉलरेट इट द बेटर इट इज। जितनी जल्दी इंसान इसको लर्न कर लेता है, सीख लेता है कि नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, ये उतना ही ज़्यादा बेटर है। वेन वी लूज समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम वी फील वेरी सैड, बट लेटर वी लर्न टू लिव विद आवर लॉस। इन दिस पोएम द बॉय loses his ball. ठीक है, he is very sad. The poet can buy him another ball, but he does not want to do so. He wants that the boy must learn the bitter truth of life, that everyone can suffer the loss of something dear. ठीक है, तो हमारे पोएट यही चाह रहे हैं कि हर एक इंसान जो है वो ये चीज़ को सीखे। इट इज़ द बिटर ट्रूथ ऑफ लाइफ, इट इज़ द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ दैट सम डे और एनी डे वी हैव टू लूज आवर beloved or we have to use our possessions. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लिटरेरी डिवाइसेस जो भी इस पोम में यूज हुए हैं। सबसे पहला राइमिंग स्कीम की अगर मैं बात करूं तो इस पोम की कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है, ये फ्री वर्ड्स में लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है बेटा? एलिट्रेशन में कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड को वर्ड्स के स्टार्टिंग में रिपीट किया जाता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, यहाँ पे देखो, बाइज बॉल बैक, तो ब का साउंड यहाँ पे रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो बी का साउंड यहाँ पे रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट इज रेपिटेशन। रेपिटेशन में क्या होता है? कोई भी वर्ड, कोई भी फ्रेज या कोई भी स्टैंजा जो है वो बार बार रिपीट होता है उस पूरे पोएम में। ये कहीं भी रिपीट हो सकता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो व्हाट, देखो 2 बार यहाँ पे व्हाट रिपीट हुआ है, रेपिटेशन है। बॉल्स रिपीट हुआ है, रेपिटेशन है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस में, देखो हाउ टू स्टैंड अप, यहाँ पे एलिट्रेशन है, सॉरी रेपिटेशन है। हाउ टू स्टैंड अप, रेपिटेशन है। नो और नो, यहाँ भी रेपिटेशन है। नेक्स्ट वर्ड इज सिंबलिज्म। सिंबलिज्म में क्या होता है कि हम सिंबल्स का यूज करते हैं कोई भी डीप मीनिंग को बताने के लिए जो उसके लिटरल मीनिंग से अलग होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बॉल की, तो ठीक है, तो इस पोम में जो बॉल वर्ड यूज किया गया है वो हमारे बॉय के इनोसेंस को बताता है। ठीक है, एक बच्चा, छोटा बच्चा जब वो छोटा होता है तो वो कितना इनोसेंट होता है। ठीक है, उसकी मासूमियत को बताता है, यहाँ पे हिज चाइल्डहुड को बताता है, और साथ साथ में जो स्वीट मेमोरीज होती हैं जो एसोसिएट होती हैं किसी भी मेटेरियलिस्टिक थिंग के साथ, उसको बताता है। नेक्स्ट चलते हैं एनाफोरा। एनाफोरा में क्या देखेंगे हम? एनाफोरा में कोई भी वर्ड या कोई भी फ्रेज जो होता है वो 2-3 लाइन में रिपीट होता है, लेकिन वो भी स्टार्टिंग में। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ, देखो व्हाट और व्हाट दोनों 2 सेंट लाइन के स्टार्टिंग में रिपीट हुए हैं, तो यहाँ पे एक एनाफोरा है। मेरेली यहाँ पे भी देखो 2 लाइन में ये रिपीट हुआ है, वो भी स्टार्टिंग में, तो यहाँ भी एनाफोरा है। अब इस पोएम के कुछ सिग्निफिकेंट मोरल्स की बात करें तो जैसे कि लॉस ऑफ समवन और समथिंग इज इनएविटेबल इन लाइफ, यानी इनएविटेबल मीन्स जिसको हम टाल नहीं सकते, ये होना ही होना है। सेकेंड हमारा सिग्निफिकेंट मोरल क्या है? अ पर्सन नीड्स टू ब्रेवली एक्सेप्ट द ट्रूथ ऑफ लॉस ऑफ हिज बिलव्ड पोजेशंस, यानी हर एक इंसान को क्या करना है, कभी ना कभी इस चीज़ को ब्रेवली फेस करना, एक्सेप्ट करना है कि उसका जो भी सबसे प्यारा चीज़ है वो कभी ना कभी खो जाएगा। थर्ड वन इज लाइफ नेवर स्टॉप्स फॉर अ पर्सन एट द लॉस ऑफ अ थिंग, यानी अगर किसी इंसान का कोई बहुत प्यारा चीज़ खो जाता है तो ज़िंदगी रुकती नहीं है, आपको चलते रहना है, इट गोज़ ऑन। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैंने इंस्टाग्राम का आपको लिंक नीचे दे रखा है, आप चाहो तो मुझे इसमें भी फॉलो कर सकते हो। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग बी स्मार्टी।